नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आप देख रहे हैं EVS की मैराथन क्लास। ये आपकी तीसरी मैराथन क्लास है। इस क्लास में हम पूरी EVS का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो परीक्षा में ट्रेंड होते हैं और बिल्कुल पैटर्न पर आधारित आपसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सो सभी स्टूडेंट तैयार हो जाएं, पेपर पेन ले लें, ओके, और अपने स्तर को जांच लें। सो चलिए बिना देरी के पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, यानी फूड चेन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आपको ऑप्शंस दिए हैं, इन्हें आप रीड करिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन नंबर एकदम सही है। घास, गरुण, सर्प, कीट, मेढक। घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुण। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुण। ओके, फूड चेन के अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, हरित ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। सो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हरित ऊर्जा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। थर्ड नंबर है, वायु प्रदूषण के सबसे प्रमुख स्रोतों में शामिल है कीटनाशकों, मलजल या फिर उद्योग से निकलने वाला रसायन या फिर घरेलू कचरा। वायु प्रदूषण के लिए सबसे प्रमुख स्रोत क्या हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, उद्योगों से निकलने वाला रसायन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस पक्षी की मृत्यु के परिणाम स्वरूप पक्षी डायवर्टर लागू किया गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका पक्षी है जिसके बाद आपका ये पक्षी डायवर्टर लागू किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, औद्योगिक तथा अस्पताल अपशिष्ट खतरनाक माना जाता है क्योंकि उनमें पदार्थ शामिल हो सकते हैं। कौन कौन से। प्लास्टिक, तरल धातुओं या फिर विषाक्त। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, विषाक्त। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला और बहुत सरल सवाल आपके सामने है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है। एटमॉस्फेयर में हमारे कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। सो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 78.08%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। पक्षी अभयारण्य, ओजोन परत, वन्य जीवन या फिर रामसर स्थल। किससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है डिफरेंट फॉर्म में। ओके, सो अगला है क्वेश्चन नंबर 8, प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जो ज्ञात या संभावित क्षेत्रों की खोज के बाद नहीं पाई जाती जहां वे आवास कर सकती हैं। सो आपके ऑप्शंस हैं विलुप्त प्रजातियां, संकटापन्न प्रजातियां, सामान्य प्रजातियां या फिर सुमेध प्रजातियां। कौन सी प्रजातियां हैं आपकी बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, विलुप्त प्रजातियां। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन तीव्र जल प्रदूषण का कारण बनता है। मैग्नीशियम, आर्सेनिक, क्रोमियम या फिर जिंक। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्रोमियम। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10,
पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे चलते हैं, इस बारे में किस पारिस्थितिकविद के शोध ने क्रांतिकारी नई अंतर्दृष्टि प्रदान की? आर्थर टेंसले, अर्नस्ट हैकेल, चार्ल्स एल्टन या फिर रेमंड एंड लिंडमैन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रेमंड एंड लिंडमैन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। DDT हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों को मार सकता है। ओके, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कोरिंगा एक सुंदर, एक अप्रभावी जल में मिलती है वन है जहाँ गोदावरी, बंगाल की खाड़ी, मैंग्रोव, शंकुधर, पर्णपाती या फिर सदाबहार? किस प्रकार के वन है ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो जल्द ही हम इंडिया के प्लेसेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आपके लिए नेशनल पार्क्स का वीडियो चैनल पर अवेलेबल होगा। सो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। सो चैनल से जुड़े रहिएगा। आने वाले वीडियोस की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, यूवी रेस से। यह हमें अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन से बचाती है। यह हमें हिमपात से बचाती है। यह हमें वर्षा से बचाती है। सो ओजोन लेयर बेसिकली हमें यूवी रेस से बचाती है, जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों और स्किन डिजीज़ से, जिनसे आपके हानिकारक स्किन डिजीज़ भी हो सकती हैं। सो ये हमें उन रेस से प्रोटेक्ट करती है। कमेंट में बताइएगा ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और जैसा कि हम सभी ने ऊपर पढ़ा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए ये एक प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ था। ओके, सो अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार में स्थापित किया गया था कब? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1991, 1982, 1972 या फिर 1962? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण जल चक्र में शामिल नहीं है? संघनन, वर्षण, वाष्पीकरण, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन या फिर जलयोजन? कौन सा आपका जल चक्र में शामिल नहीं है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जलयोजन। ऐसा कुछ नहीं होता है जल चक्र में। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2009 में किस बायोस्फीयर को भारत का 16वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन और लैम्जियर्स के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके शीत मरुस्थल, शेषाचलम, अगस्त्यमलाई, दिहांग दिबांग। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत मरुस्थल। ओके, कोल्ड डेजर्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो रेड फॉक्स है, ब्लू रॉक पिजन है, ये सभी जो जीव हैं ये हमें शीत यानी कोल्ड प्लेसेस पे देखने को मिलते हैं, माउंटेन एरियाज़ पे। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, रबी की फसल किस माह में बोई जाती है? ऑप्शंस हैं अप्रैल मई, अक्टूबर दिसंबर, फरवरी मार्च या फिर सितंबर अक्टूबर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अक्टूबर और दिसंबर। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर।
रबी की फसलें आपकी आमतौर पर सर्दियों के मौसम के जो स्टार्टिंग होता है तब आपकी बोई जाती हैं और वसंत में मार्च अप्रैल के आसपास काट दी जाती हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 90 नंबर। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सी गैस है? सीएनजी, मीथेन, हाइड्रोजन या फिर एलपीजी? करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा मीथेन। ओके, मीथेन आपका सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी होती है। इसका प्रमुख जो घटक है वो मीथेन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन मीथेन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? हमारे देश का संविधान आपको बताना है किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था। ऑप्शंस हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर मोहनदास करमचंद गांधी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। बात करें अगर हम ऑप्शन नंबर सेकंड की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ओके, और उन्हें लोकप्रिय रूप से आधुनिक मनु के रूप में भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। एक उल्का निम्न में से क्या होता है? तो जो एक उल्का होता है मिटियोर आपका, वो होता है उल्का पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के राज्य का एक ज़िला है जिसका क्या नाम है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्नौज को इत्र शहर, इत्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है, आपका विश्व में प्रसिद्ध है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओजोन परत संरक्षण दुनिया भर में की गई एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहल है। उस कारण का चयन करें जिसके कारण ओजोन परत का संरक्षण हुआ। ऑप्शन है आपके रामसर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर डरबन समिट। बात करें ओजोन की, तो ओजोन का आपका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है O3, और ओजोन परत जो है आपके वो समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। बात करें ओजोन लेयर की, तो ये हमें हमारे जो स्किन है, बॉडी है, उसकी रक्षा करती है यूवी रेस से। ओके, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि ओजोन लेयर जो है वो सबसे पतली कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर या फिर ध्रुवों पर या फिर पर्टिकुलर जगह आपसे पूछा जा सकता है। जान लीजिए, अत्यंत कम तापमान के कारण जो हमारे पोल्स हैं उनके आसपास की जो ओजोन परत है वहाँ पर पतली होती है। ओके, पोल्स पर। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र, ये नाम बहुत आपका इम्पॉर्टेंट है। ओजोन परत को क्षति पहुँचाने वाले जो क्षेत्र हैं उनको इस नाम से जाना जाता है, ओजोन छिद्र के नाम से। ये था ऑल अबाउट ओजोन। ओके, ओजोन लेयर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका वन भूमि पर और उस पर उगाए जाने वाले पर अधिकार होता है। यह अनिवार्य है किसके कारण? भारतीय वन्य अधिनियम 1927, वन अधिकार अधिनियम 2007,
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 या फिर संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वन अधिकार अधिनियम 2007। और ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 25। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण जो हमारे ब्लाइंड पीपल हैं उन्हें छू कर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित होती है 7 डॉट्स पर, 8 डॉट पर, 6 डॉट पर या फिर 4 डॉट पर। ओके, सो यह आधारित होती है सेकंड ऑप्शन 8 डॉट्स पर। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है, यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 5 जून, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 जून। सो बात करें अगर विश्व जल दिवस की, तो ये आपका 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 1993 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को ये आयोजित हो रहा है, विश्व जल दिवस। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। धारणीय विकास लक्ष्य यानी SDGs उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए असंभवीय है। निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है? आपके ऑप्शंस हैं स्वच्छता पर, लिंग समानता पर, ऑप्शन नंबर 3 पर या ऑप्शन नंबर 4 पर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ये आपका जेंडर इक्वलिटी पर बेस्ड है। अगला सवाल है 29 नंबर है, भारत में बाघों की जनसंख्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पिछले दशक से घट गई है, पिछले 2 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है, लुप्त होने के कगार तक घट गई है या फिर लगभग स्थायी है किंतु अभी भी घट रही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, पिछले 2 वर्षों में लगभग दोगुनी हुई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी हैं? कौवा, क्रो, पिग या फिर ह्यूमन, रैबिट, काऊ या फिर हॉर्स, लेपर्ड, लायन या फिर वुल्फ। ओके, गोट, एलिफेंट या फिर पिग। तो इनमें से कौन सा सर्वाहारी है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जब एक सपेरा अपने संगीत वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो उसकी आवाज़ सुनकर सांप अपना सिर आगे और पीछे घुमाते हैं। आपको क्या लगता है कि सांप जो है संगीत वाद्य यंत्र पर कैसी प्रतिक्रिया देता है? यंत्र को सूंघने से, यंत्र द्वारा ध्वनि को सुनकर, यंत्र की गतिविधि को देखकर या फिर यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन पर प्रतिक्रिया दिखाकर। सो बात करें अगर हम लोग सांपों की, तो हमारे देश में पाए जाने वाले कई प्रकार के सांपों में 4 प्रकार ही इम्पॉर्टेंट हैं, लाइक कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल, वाइपर या फिर अफाई। ओके, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर बात करें उनके प्रतिक्रिया देने की बीन बजाने पर, तो वो सपेरे के संगीत को सांप सुन नहीं सकते हैं क्योंकि उनके कान नहीं होते, बाहरी कान नहीं होते उनके। लेकिन यंत्र द्वारा जब कुछ संगीत से कुछ कंपन होता है तो उस कंपन को महसूस करके वो रिएक्ट करते हैं। सो इस तरीके से हमें लगता है कि वो सुन रहे हैं, बट वो सुनते नहीं हैं,
वो उस एनर्जी को, उस कंपन को फील करते हैं। ओके, अगला आपका सवाल है, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है, यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन पर प्रतिक्रिया दिखाकर, ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गिलहरी यानी स्क्विरल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा? दादा दादी, ससुराल वाले, माता पिता या फिर मित्र? करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। ओके, जितने भी हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं हमें उन सभी को परिवार में ही काउंट करना होता है। ओके, अगला सवाल है, नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के सभी सदस्यों पर किसका नियंत्रण होता है? पिता का, माँ का, परिवार के मुखिया का या फिर ऊपर के सभी? जो हमारे परिवार के सबसे अधिक उम्र का जो व्यक्ति होता है वो होता है परिवार का मुखिया और उसी का कंट्रोल होता है सभी सदस्यों पर, यानी परिवार का मुखिया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला है, पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता क्या है? संयुक्त परिवार प्रथा, पितृसत्तात्मक परिवार, संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता या फिर ऑल? यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपयुक्त सभी। ओके, अगला है, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है संकुचित परिवार, विस्तृत परिवार या फिर प्रारंभिक परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं? बात करें पारिवारिक जीवन चक्र की तो इसमें आमतौर पर 7 चरण होते हैं। ओके, और प्रथम आपसे पूछा है तो प्रारंभिक परिवार, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है प्राथमिक सामाजिकरण का, द्वितीय सामाजिकरण का, प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण का या फिर तृतीयक सामाजिकरण का? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सामाजिकरण, सोशलाइजेशन ये क्या है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम अपने समुदाय, अपने सदस्यों को समाज के जो भी रूल्स रेगुलेशन, मानदंड हैं उनको स्वीकार होने के लिए लेन देन या शिक्षित करता है। ओके, सामाजिकरण व्यक्तित्व विकास और सांस्कृतिक विकास का भी एक संयोजन है। इस तरीके से हमारा जो सोशलाइजेशन होना है ये सबसे पहले हमारा प्राथमिक सामाजिकरण होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेज़ी से बढ़ने का कारण क्या है? पाश्चात्यकरण, स्वतंत्र लाइफस्टाइल की कल्पना, जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति या फिर 1-2 ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। अगला सवाल है, एक चिड़िया का घोंसला निम्नलिखित में से किस वस्तु से बना होता है? घास, पतली टहनियाँ, सूखी पत्तियाँ, कपड़े के टुकड़े? यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चिड़िया चुन चुन कर ये छोटी छोटी सी चीज़ें लाती हैं और फिर अपना घोंसला बनाती हैं। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है, आपका अगला प्रश्न है 40th नंबर क्वेश्चन। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर अवेलेबल CTET की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एग्ज़ाम के रह गए बहुत कम दिन और आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस और रिवीजन की बहुत नीड होगी। डू वॉच इट। क्वेश्चन है आपका, एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 10%, 33.33%, 50% या फिर 100%?
अगर बात करें खाद्य श्रृंखला के चरण की, तो जब कोई भी खाद्य ऊर्जा को एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक स्थानांतरित होता है तो उसका केवल 10% ही ऊर्जा अगले पोषण स्तर तक ट्रांसफ़र होती है। ओके, यानी अगर कोई चीज़ 100 है और वो अगले ऊपर ट्रांसफ़र होगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 बचेगी। मतलब आपको 100 का 10% निकाल देना है, अगले स्टेज पर आपको सिर्फ उसका 10% ही मिलेगा। इसे आपका कहते हैं लिंडमैन का 10% कानून या फिर रूल। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 10%। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है और ये बहुत ही ट्रिकी आपका जो है ना क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है CNG का मुख्य संगठक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? डॉलर, रुपए, दिरहम या फिर टका? बात करें अबू धाबी की तो ये संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी है। ओके, एक डेजर्टेड एरिया है जहाँ पे एटमॉस्फेयर मौसम बहुत गर्म होता है। ओके, और इसकी जो करेंसी है इसकी जो करेंसी है वो है आपकी दिरहम। ओके, अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? वरुण, बृहस्पति, गुरु, बुध या फिर शनि, यानी यूरेनस, जुपिटर, मरकरी या फिर सैटर्न? ओके, सो इस क्वेश्चन से आपके डिफरेंट और क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि आपके बनते हैं आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है कि जो आपके आंतरिक या फिर स्थलीय ग्रह हैं उनमें आता है बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। और अगर आपसे पूछा जाए बाह्य ग्रह तो वो हैं आपके बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकता है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध, यानी थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो अगला प्रश्न है पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होती है? अल्जीरिया, USA, अलास्का, अर्जेंटीना या फिर कनाडा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये भारत से पृथ्वी की विपरीत दिशा में स्थित है, इसलिए जब भारत में दोपहर होती है तब यहाँ पे आधी रात। प्रश्न है टूटता तारा क्या होता है? तारा, धूमकेतु, उल्का या फिर क्षुद्र ग्रह? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उल्का पिंड। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 राज्यों का वह समूह ऐसा आपको चुनना है जो समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल है मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के आपके ये निकटवर्तीय राज्य हैं। मध्य प्रदेश की सीमा आपकी गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है, जो 3 पड़ोसी राज्य हैं। ओके, अगला है प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा 5 छात्रों में जिज्ञासा जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका है? आपके ऑप्शंस हैं हस्त गतिविधि आधारित अनुभव अधिक प्रदान करें, उन्हें लिखित कार्य के रूप में अधिक अभ्यास कार्य दें, बार बार इकाई परीक्षण करें यानी यूनिट टेस्ट लें, अन्वेषणात्मक और कल्पनाशील प्रश्न पूछें।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, अन्वेषणात्मक और कल्पनाशील प्रश्न पूछे, जिससे उनमें प्रश्न पूछने की या उनके छात्रों के मन में जिज्ञासा जागृत हो, वो इंटरेस्ट लें पढ़ने में। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे EVS मैराथन के टॉप 50 क्वेश्चंस। ये आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। सो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।